नमस्कार, मैं हूं रितेश कुमार गौतम और हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। वहीं बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जो होंगी आपके काम की। बताएंगे प्रदेश सरकार के उन विकास कार्यों के बारे में जिनका फायदा सीधे आपको हो रहा है। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने श्री कपाल मोचन, श्री बद्री नारायण एवं श्री केदारनाथ श्राइन बोर्ड को लेकर बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आदि बद्री धार्मिक स्थल को पर्यटन के रूप में भी विकसित करने के लिए श्राइन बोर्ड व्यापक स्तर पर योजना बनाकर कार्य करे। इसके अलावा आवागमन के लिए जगाधरी से आदि बद्री तक स्थायी बस सेवा शुरू की जाए। ये रिपोर्ट देखिए। चंडीगढ़ में शुक्रवार को श्री कपाल मोचन, श्री बद्री नारायण और श्री केदारनाथ श्राइन बोर्ड की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की, जहां हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन सुभाष बराला के साथ तमाम अधिकारीगण मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि 15 से 19 नवंबर तक आयोजित होने वाले कपाल मोचन मेले की सभी तैयारियां और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए विशेष प्रबंध किए जाएं। इस मेले में करीब 8 लाख श्रद्धालुओं के शामिल होने का अनुमान है, जिसमें पंजाब, हरियाणा और हिमाचल से श्रद्धालु पहुंचेंगे और कार्तिक पूर्णिमा को 18 और 19 नवंबर रात्रि के समय श्रद्धालुओं की संख्या ज्यादा मात्रा में होगी। इसके लिए भी विशेष प्रबंध किए जाएं। श्रद्धालुओं को मेले में शामिल होने के लिए जिला प्रशासन के पोर्टल www.yamunanagar.nic.in पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। इस लिंक का व्यापक स्तर पर प्रचार किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु मेले में हिस्सा ले सके। वहीं इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री को अवगत करवाया गया कि मेले में कंट्रोल रूम स्थापित किया जाए और कोविड-19 की परिस्थितियों के मद्देनजर श्रद्धालु की सुविधाओं के लिए मेले परिसर में हेल्थ चेकअप काउंटर बनाए जाएंगे। इसके अलावा 2 मोबाइल यूनिट मेला परिसर में भी मौजूद रहेंगी, जो श्रद्धालुओं की टेस्टिंग और वैक्सीनेशन का कार्य भी करेंगी। और इस दौरान कोई भी श्रद्धालु कोविड पॉजिटिव पाया जाता है तो उनके लिए 100 बेड्स का कंटेनमेंट केंद्र बनाया गया है। मेले में मास्क और सैनिटाइजर का प्रबंध किया जाएगा। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर 19 चेक पोस्ट बनाने के साथ साथ 50 सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। श्रद्धालुओं के लिए 12 पार्किंग की व्यवस्था की गई है। वहीं मुख्यमंत्री ने बताया कि मेले में झूलों की व्यवस्था रहेगी और रोजाना प्रतिदिन शाम के समय भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने मेला प्रशासक को निर्देश दिए कि मेले में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रमों की श्रृंखला में देशभक्ति से ओत-प्रोत कार्यक्रम को आयोजित करवाया जाए। विशेषकर दाढ़ी जत्था की ओर से बलिदान गाथाएं भी सुनाई जाएं। इसके अलावा सभी विभागों की ओर से प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रद्धालुओं की आस्था के अनुरूप कपाल मोचन सरोवर, ऋण मोचन सरोवर, सूर्यकुंड, आदि बद्री, मनसा देवी और श्री केदारनाथ के साथ सभी धार्मिक स्थलों को कार्यकारी कमेटी का गठन कर विकसित किया जाए। इन स्थलों के सभी रास्ते बनाए जाए। विशेषकर बिलासपुर के कपाल मोचन सड़क का सुधारीकरण करने के साथ साथ डिवाइडर बनाया जाए। उन्होंने कहा कि लगभग 12 करोड़ रुपए की राशि से चल रहे विकास के कार्यों को जल्द पूरा किया जाए। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा कि श्राइन बोर्ड की अगली बैठक 6 महीनों के बाद आयोजित की जाए। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर भी बैठक आयोजित कर श्राइन बोर्ड के कार्यों की नियमित समीक्षा की जाए। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं, जहां हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अंबाला में पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने दिल्ली एनसीआर की सीमाओं पर चल रहे आंदोलन के नेताओं को नसीहत दी। साथ ही प्रदेश में कोरोना और डेंगू की रोकथाम पर किए जा रहे कार्यों की भी जानकारी दी। ये रिपोर्ट देखिए। अंबाला में अपने निवास स्थान पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी।
इस दौरान उन्होंने आंदोलन पर बैठे लोगों को नसीहत देते हुए कहा कि प्रजातंत्र में हर मुद्दा बातचीत से हल होता है, लेकिन अज्ञात कारणों से ये बातचीत के लिए आगे नहीं आ रहे। इसके साथ ही उन्होंने आंदोलनकारी नेताओं पर सवालों के घेरे में लाकर खड़ा करते हुए कहा कि ये किसान हितैषी नहीं है। सब मुद्दे बातचीत से हल होते हैं और केंद्र सरकार इनको बार बार बातचीत के लिए निमंत्रण दे रही है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर तोमर जी ने भी कई बार कहा और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, परंतु अज्ञान कारणों से ये बातचीत के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। ये किसान हितैषी नहीं है, इनका एजेंडा कुछ और है। वहीं अनिल विज ने कहा कि अब किसानों को अपने नेतृत्व से पूछना चाहिए कि 1 साल से जिस मकसद को लेकर आंदोलन किया जा रहा है उसमें कितनी प्रगति हुई है। इसके साथ ही ये भी कहा कि वैसे तो ये किसानों का अंदरूनी मामला है, लेकिन इसका नेतृत्व अगर बातचीत करने में सक्षम नहीं है तो इन्हें अपना नेतृत्व बदलने के बारे में सोचना चाहिए। किसानों को भी कहना चाहूंगा कि अपने नेतृत्व से ये पूछे तो कि 1 साल से तुमने हमें घरों से लाकर धरनों पर बिठा रखा है, प्रगति कितनी हुई है? जिस मकसद को लेकर आंदोलन किया जा रहा है उसमें कितनी प्रगति हुई है? वैसे तो ये इनका अंदरूनी मामला है, मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहता हूं, लेकिन यदि इनका नेतृत्व बातचीत करने में सक्षम नहीं है तो इनको अपना नेतृत्व बदलने के बारे में सोचना चाहिए, अपने वार्ताकार बदलने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हल जो भी निकलेगा वो बातचीत से निकलेगा। वहीं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि कोरोना के मामलों में गिरावट आई है, कोरोना लगभग कंट्रोल है और पिछले 1.5 महीने में रोजाना नए मरीजों की संख्या 20 से कम है। वैक्सीनेशन पर भी पूरा जोर दिया हुआ है। प्रदेश में 82% लोगों को वैक्सीन की पहली डोज और 47% लोगों को दूसरी डोज लग चुकी है। कोरोना के लिए भी हम पूरी तरह से लगे हुए हैं और पिछले लगभग 1.5 महीने से हमारे नए रोगियों की संख्या रोजाना जो आती है वो 20 से कम है। इसका मतलब काफी कंट्रोल है। वैक्सीनेशन पर भी हमने पूरा जोर दिया हुआ, 82% लोगों की वैक्सीनेशन फर्स्ट डोज लग चुकी है, 47% दूसरी डोज लग चुकी है। वहीं उन्होंने बताया कि हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग ने लक्ष्य रखा है 31 दिसंबर तक हर एलिजिबल व्यक्ति को वैक्सीन की पहली डोज लगा दी जाएगी और दूसरी डोज लगाने के लिए प्रदेश में हर घर दस्तक कार्यक्रम चल रहा है, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग की 2025 टीम काम कर रही है और जल्द ही हर हरियाणवी को कोरोना के खिलाफ सुरक्षा चक्र प्रदान किया जाएगा। हमने लक्ष्य तय किया है कि 31 दिसंबर तक हम हर एलिजिबल व्यक्ति को पहली डोज लगा देंगे और दूसरी डोज लगाने के लिए भी हमारा हर घर दस्तक
कार्यक्रम चल रहा है। हम हर घर पर जा रहे हैं। मेरे स्वास्थ्य विभाग की 2025 टीमें हरियाणा में इस वक्त काम कर रही हैं। हम हर दरवाजे पे जाएंगे। अगर पहली डोज नहीं लगी है तो पहली लगाएंगे, अगर दूसरी डोज नहीं लगी है तो दूसरी लगाएंगे। हम कोरोना के विरुद्ध हर हरियाणवी को शीघ्र सुरक्षा चक्र प्रदान करना चाहते हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने डेंगू के मामलों की जानकारी देते हुए बताया कि डेंगू के खिलाफ भी स्वास्थ्य विभाग ने पूरे इंतजाम किए हुए हैं। प्रदेश भर में फॉगिंग के साथ जरूरत पड़ने पर निःशुल्क प्लेटलेट्स दिए जा रहे हैं। डेंगू का पूरी तरह से हमारे स्वास्थ्य केंद्रों पर उपचार किया जा रहा है। सारी दवाइयाँ हमने मुहैया करा रखी है और ज़रूरत पड़ने पर प्लेटलेट्स भी हम अपने मरीजों को मुफ्त में दे रहे हैं। हम उनसे कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं। सारे प्रदेश में फॉगिंग का भी अभियान चलाया गया है। वहीं इस दौरान प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया और पलटवार किया। जनता टीवी के लिए अंबाला से हरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। वहीं आगे बढ़ते हैं, जहां हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कैथल में चीनी मिल के नए पिराई सत्र का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कैथल में पिराई सत्र की शुरुआत के मौके पर गन्ना किसानों को बधाई दी और कहा कि ये शुगर मिल खूब अच्छी तरह चलेगी और मुनाफा कमाएगी। प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कैथल में सहकारी चीनी मिल के गन्ना पिराई सीजन की शुरुआत की। इस मौके पर सहकारी चीनी मिल के चेयरमैन एवं शाहबाद के विधायक रामकरण और पुंडरी के विधायक रणधीर सिंह गोलन भी मौजूद रहे। वहीं कैथल में शुगर मिल शुरू होने पर सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने किसानों को बधाई दी और कहा कि मुझे उम्मीद है कि ये शुगर मिल खूब अच्छी तरह से चलेगी और मुनाफा कमाएगी। सबसे पहले तो आज इस कोऑपरेटिव शुगर मिल कैथल के जो पिराई सीजन का शुभारंभ है उसके लिए मैं किसानों को सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं चाहता हूं कि भाई ये शुगर मिल अच्छी चले। वहीं उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने की योजना बनाई है। उसके तहत प्रदेश की सभी शुगर मिलों में एथेनॉल का प्लांट लगाने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत शाहबाद की शुगर मिल से कर दी गई है, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 8 नवंबर को 60 KLPD के एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया और धीरे धीरे सभी शुगर मिलों में एथेनॉल प्लांट लगा दिए जाएंगे, जिससे शुगर मिलों का घाटा कम होगा। इथेनॉल की जो बात है तो इथेनॉल का केंद्र सरकार ने 20% पेट्रोल के अंदर मिक्स करके और सेल करने की योजना बनाई है और उसके तहत हम हमारे जितने भी शुगर मिल हैं उसके अंदर इथेनॉल प्लांट लगाने जा रहे हैं। और अभी 8 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने 60 KLPD का जो प्रोजेक्ट इथेनॉल का शाहबाद में लगा है उसका उद्घाटन भी कर चुके हैं और इसी तर्ज में हम यहाँ भी कैथल के अंदर भी 120 KLPD का इथेनॉल प्लांट लगाने जा रहे हैं और अगली साल तक हम 2 मिल्स में और लगा देंगे और इसी तरह धीरे धीरे हम सभी शुगर मिल्स के अंदर इथेनॉल प्लांट लगाएंगे। वहीं उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सिर्फ चीनी मिल बनाने से शुगर मिलों का घाटा कम नहीं हो सकता, इसलिए मिलों का घाटा कम करने के लिए एथेनॉल, शक्कर, गुड़, रिफाइंड शुगर और बिजली उत्पादन जैसे कार्य किए जाएंगे। कुछ मिलों में तो ये शुरू हो चुका है ताकि शुगर मिलों का घाटा कम किया जा सके। चीनी बनाने से, खाली चीनी बनाने से किसी भी शुगर मिल का घाटा पूरा नहीं होता, उसके खर्चे पूरे नहीं होते। तो अगर हम उनके साथ साथ जैसे एथेनॉल है, कोजनरेशन बिजली है या आपकी हमने रिफाइंड शुगर बनाई है रोहतक में, गुड़, शक्कर, कैथल और महम और पलवल में कैथल में इनमें पिछली बार हमने गुड़ और शक्कर बनाया है। तो ये सब चीज़ें हम बनाएंगे तभी हम जो मिल्स के घाटे पूरे कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में हम आगे भी एथेनॉल प्लांट लगाने जा रहे हैं।
वहीं सहकारिता मंत्री ने बताया कि कैथल शुगर मिल फिलहाल 2500 टीसीडी पर चल रही है और अगले साल तक इससे शुगर मिल की कैपेसिटी बढ़ाकर 3000 टीसीडी कर दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कैथल शुगर मिल के अधिकारी और कर्मचारियों समेत किसानों को बधाई देते हुए कहा कि इस शुगर मिल ने बहुत अच्छा काम किया है और राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार जीता है। अभी क्या है कि 2500 टीसीडी पर चल रही है और पिछली बार ऐसा कुछ हुआ नहीं, यहीं ये सब के गन्ने यहीं पिराई किए गए थे और आगे भी अगले साल तक जब नया सीजन शुरू होगा तब तक 3000 कैपेसिटी इसकी हो जाएगी। तो ये मैं किसान भाइयों को और सभी विभाग के अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इस शुगर मिल ने बड़ा अच्छा काम किया और राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार देते हैं। वहीं उन्होंने बताया कि गन्ना किसानों की कोई बकाया पेमेंट बाकी नहीं है और आगे भी गन्ना किसानों को समय पर भुगतान कर दिया जाएगा। कैथल से जनता टीवी के लिए अनिल चौधरी की रिपोर्ट। वहीं यमुनानगर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि जिस तरह से एचपीएससी बड़ी भर्तियां करता है उसी तरह से प्रोफेसर के पद भरे जाएं और उनकी पूरी योग्यता के आधार पर सिलेक्शन हो, पारदर्शिता बढ़ती जाए, निष्पक्षता लाई जाए। इसी तरह एचपीएससी को प्रोफेसर की भर्ती के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार निष्पक्षता लाने के लिए इस तरह के नियम बना रही है। हमारा विचार ये है अभी सरकार का कि एचपीएससी जिस प्रकार से भर्तियां और कॉलेज की करती है, बड़े अधिकारियों की करती है, तो उसमें इसी प्रकार से जो प्रोफेसर की भर्ती है वो भी जो है एचपीएससी के थ्रू की जाए ताकि योग्यता के जो मापदंड है वो पूरी तरीके से सब जगह ठीक तरीके से लागू हो। वैसे तो हालांकि ऐसा नहीं है कि वहाँ पहले लागू नहीं थे, पहले भी लागू थे, लेकिन अब वो सारे प्रदेश के लिए एक ही जैसे लागू हो, चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी है चाहे बाहर है, तो उसके लिए निर्णय लिया गया है एचपीएससी के थ्रू सारी भर्तियां। वहीं शिक्षा मंत्री ने बताया कि 1 दिसंबर से प्रदेश के सभी 1ली से 12वीं तक के स्कूल पूरी अक्षमता के साथ खोल दिए जाएंगे, लेकिन कोरोना को लेकर पूरी सावधानी बरती जाएगी, जबकि लोअर केजी और अपर केजी के स्कूल खोलने का फैसला बाद में लिया जाएगा। खोली जाएगी और पूरी स्ट्रेंथ के साथ खोली जाएंगी, पूरे टाइम के लिए खोली जाएंगी। इस टाइम हरियाणा में कोई भी केस नहीं इस प्रकार का नहीं है, कोरोना से प्रभावित कोई व्यक्ति इस प्रकार के केस नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन जो सावधानी है वो पूरी तरीके से उसी प्रकार से बरती जाएगी जैसे पहले बरती जाती थी। वहीं चंडीगढ़ में हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल से जनता टीवी ने खास बातचीत की। इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश में डीएपी खाद की कोई किल्लत नहीं है, विपक्ष भ्रामक प्रचार करके किसानों को गुमराह कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गाय के गोबर से ऑर्गेनिक खाद बनाने के विकल्प पर विचार किया जा रहा है। कई जगह से अलग अलग तरह की तस्वीर आ रही है, खास तौर पर डीएपी खाद के मुद्दे पर सरकार घिरी हुई है। विपक्ष लगातार सरकार पर आरोप लगा रहा है कि प्रदेश में डीएपी की खाद थानों में मिल रही है और नशा खुले में बिक रहा है। इस तरीके के विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहा है। मेरे साथ हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के मंत्री जयप्रकाश दलाल हैं। दलाल साहब, सरकार इन दिनों विपक्ष के निशाने पर है डीएपी खाद के मुद्दे पर। आपकी और मुख्यमंत्री जी की सभी जिला उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक हुई। क्या स्थिति है सर इस वक्त? डीएपी का कितना स्टॉक हमारे पास उपलब्ध है, कितनी जरूरत है और आगे की क्या तैयारी है? पवन भाई, मैं बार बार बता चुका हूं, किसान भाइयों को भी बता चुका हूं कि हरियाणा में डीएपी की कोई कमी नहीं है और जितनी डीएपी पिछले साल किसानों को मिली थी आज की तारीख तक उतनी डीएपी हम दे चुके, लेकिन फिर भी कहीं शॉर्टेज की फीलिंग आ गई है। केंद्रीय मंत्री से बात करके 30 तारीख तक जितनी डीएपी पिछले साल लगी थी उससे 10% ज़्यादा की हमें हाँ कर दी है। अगले 4-5 दिन में कम से कम 16 कंटेनर जो रेलवे के रैक वो आ जाएंगे। नवंबर के महीने के आखिर तक पूरी डीएपी की कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। एक सोचने का मुद्दा ये है, जिस तरह किसान आंदोलन में कह रखा है कि धरती चली जाएगी, मंडियां टूट जाएंगी, एमएसपी खत्म हो जाएगी, बेवजह से वो भी तो एक मुद्दे खड़े कर रखे हैं। आज भी डीएपी जब हरियाणा के अंदर जरूरत है 90 के 90 हलकों में 22 के 22 जिलों में 300-400 पॉइंट पे बढ़ती है, उसमें कहीं ना कहीं 3 पॉइंट पे 4 पॉइंट पे 5 पॉइंट पे डीएपी का उपलब्धता नहीं होती या थोड़ी सी कम होती है, लाइन लंबी लग जाती है और वही हाईलाइट चीजें हो जाती है।
लेकिन मैं किसान भाइयों को हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आपको डीएपी की कोई भी कमी नहीं रहने दी जाएगी। एक एक एकड़ के किसान को प्रति एकड़ के लिए डीएपी उपलब्ध कराना हमारा दायित्व है, वो आपको मिलेगी। इतना ही हो सकता है कि एक आध पॉइंट पे एक दिन आगे पीछे हो जाए, इसलिए आप धैर्य बना के रखें, आपको डीएपी की कमी नहीं रहने देंगे। जी, तो ये विपक्ष जो कह रहा है सर कि नशा बिक रहा है, खुले में खाद बिक रही है, थाने में आकर देख लीजिए हमारे हरियाणा में, तो ये इस तरीके का जो प्रचार हो रहा है उसको कैसे जवाब देंगे? विपक्ष आपके सामने है, उनके वक्त में क्या होता था, क्या किसानों को भाव मिलता था, कौन सी फसलें उनकी बिकती थी, कितना उनको मुआवजा मिलता था, क्या कितने घंटे उनको बिजली मिलती थी, सारी चीज किसान समझता है। और कांग्रेस जो है दुष्प्रचार करने में लगी हुई है। किसान के नाम पर आंदोलन करने वाले ज्यादातर लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वही जो उत्पात करते रहते हैं, कभी पत्थरबाजी करते हैं, कभी कारों के शीशे तोड़ते हैं, कभी घेराव कर लेते हैं, और उन्होंने ये भ्रम फैला रखा है कि भी किसान की जमीन चली जाएगी, मंडियां चली जाएगी, एमएसपी खत्म हो जाएगी, और जो अगर वो अपने झंडे के नीचे आए, अपनी पार्टी के झंडे के नीचे आए, तो उनको जनता जवाब दे देगी। लेकिन उन्होंने किसान जैसे पवित्र शब्द का दुरुपयोग कर रहे हैं। आम किसान इस बात को समझ चुका है और उसका परिणाम भी दिखा दिया है। उसका परिणाम इलाहाबाद में कांग्रेस को मिल चुका है, जहां उसकी जमानत जब्त हो गई है, और आगे भी कांग्रेस को सारे देश में इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा कि गुमराह करके, भ्रम फैला करके, दुष्प्रचार करके जो आप राजनीति करना चाहते हैं और किसानों जैसे हमारे अन्नदाता का बदनाम करने की आप कोशिश करते हो, तो आपको जनता माफ नहीं करेगी। और सबको पता है कि जितना अच्छा भाव हमने दिया है मोदी जी की सरकार में, मनोहर लाल जी की सरकार में, जितनी ज्यादा फसलें हमने खरीदी हैं, गन्ने का भाव सर्वश्रेष्ठ है देश में, मुआवजा बगैर किसी की मांग किए 25% हमारे मुख्यमंत्री जी ने बढ़ा दिया। माइक्रो सर जो ये आपने मुआवजा बढ़ाया है सर, 15,000 किया है, 25% की आपने बढ़ोतरी की है। ये जो हाल ही में बेमौसमी बारिश से, प्राकृतिक आपदा से जो फसलें खराब हुई थी, उनको, जिनको आपने विशेष गिरदावरी के आदेश दिए हैं, उन फसलों का मुआवजा ये 25% की बढ़ोतरी के साथ मिलेगा। बट अभी जो किसान की फसल खराब हुई थी बेमौसमी बारिश से, हमारे मुख्यमंत्री ने स्वतः संज्ञान लिया, स्पेशल गिरदावरी के ऑर्डर किए, गिरदावरी हो चुकी है, रिपोर्ट आते ही मुआवजा डाल देंगे। और खुद ही मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया कि इस बार जो मुआवजे का पैसा जो मिलेगा, अब इस बार जो मिलेगा 25% बढ़ा के दिए किसानों को दिया जाए। तो किसान हित ऐसे फैसले तो हम हर बार अपने आप ही ले रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को या कुछ लोग जो हम, जिनको हमारी पार्टी पसंद नहीं, कुछ ऐसे चेहरे हैं और कुछ लाल झंडे वाले हैं जिनका काम ही ये होता है कि आंदोलन करना, सड़कों पर बैठे रहना, वो लोग किसान के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन किसान हमारा हरियाणा का समझदार है, वो अच्छी उपज कर रहा है, अच्छी मेहनत कर रहा है, देश की अर्थव्यवस्था में पूरा योगदान दे रहा है, और वो अन्नदाता ने देश की अर्थव्यवस्था को संभाला है। हरियाणा सरकार, भारत सरकार उनके साथ है, और उनके नाम का दुरुपयोग करने वाले जो लोग हैं, जो उनको बदनाम करते हैं, तरह तरह की घटनाएं करते हैं, कभी किसी को जिंदा जला देते हैं, कभी कोई हाथ पांव काट देते हैं, कभी किसी के गाड़ी के शीशे तोड़ देते हैं, कभी लोगों को बंधक बना लेते हैं। किसान इस बात को सब समझ रहा है कि किसान के नाम को बदनाम करने वाले ये कुर्सी के काटे हुए लोग, इनको इलेक्शन के अंदर जनता जरूर मजा चखाएगी, जिस तरह से इलाहाबाद में इनको पता लग गया है। जनरल साहब, ये जो है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल और आप जो है वो पिंजौर के गौशाला में भी गए थे, आपने हरियाणा में किसानों को फसल विविधीकरण की तरफ आप लेकर गए हैं, उसके लिए भी आपने कई कदम उठाए हैं, बागवानी को लेकर आपने प्रोत्साहन दिया है। ऐसे में जो आप गौशाला पिंजौर का निरीक्षण करके आए हैं, क्या कोई खाद का भी विकल्प आप तलाश रहे हैं? नहीं, बहुत सारे कार्यक्रम हम करते रहते हैं, और आज के दिन में मुख्य मुद्दा ये है कि खाद्यान्न की उपलब्धता में कोई समस्या नहीं है। खाद्यान्न भरपूर हमारा किसान भाई मेहनत करके पैदा कर रहा है। अब मुद्दा ये आता है कि इसकी क्वालिटी की तरफ भी ध्यान दिया जाए, जिससे किसान की आमदनी बढ़े। और किसान की सहायता के लिए हमने बहुत सारी योजनाएं लेके आए, बागवानी की योजना लेके आए, बीमा की योजना लेके आए। अब हमारा विचार ये है कि जो रासायनिक खाद की बजाय प्राकृतिक खाद ऐसी बने जो स्वदेशी भी हो, और उसका डीएपी का विकल्प जो है
खोज किया है लोगों ने, जो गाय के गोबर से फॉस्फोरस रिच ऑर्गेनिक मैन्योर, उसमें बिल्कुल उससे ज्यादा उसकी गुणवत्ता है, तो उसकी तरफ बढ़ाने की तरफ ध्यान दें। हम टेस्टिंग करवा रहे हैं और धीरे धीरे करके ये उपलब्ध कराएंगे। और जो ऑर्गेनिक खेती है वो किसान को हम बढ़ावा देंगे, उसमें नीतियां बना करके कुछ छूट भी देंगे, जिससे किसान अच्छी गुणवत्ता का प्रोडक्ट बने, उसको भाव बढ़े, उसकी आमदनी बढ़े। इस तरफ हमने ध्यान दिया है और बहुत सारी चीज़ों पर हमारा सरकार, हमारी मुख्यमंत्री जी का ध्यान है, काम कर रहे हैं। किसान के लिए हम 24 घंटे चिंतित रहते हैं, क्योंकि हमारा प्रदेश किसानों का प्रदेश है, हमारी अर्थव्यवस्था किसानों के दम पर है और जो किसान मेहनत करता है हम उसका मान सम्मान करते हैं और उसके लिए जो जो सहायता हो सकती है सरकार से वो उनको मिलती रहेगी। सर, एक सवाल और है, मेरा अंतिम सवाल है। साल भर से किसानों का आंदोलन जो चल रहा है, जिसमें आपने पहले हालांकि कई बार स्पष्ट कर दिया कि ये कुर्सी के कांटे जो कांग्रेस के लोग हैं वो इस आंदोलन में किसान का नाम गलत तरीके से इस्तेमाल करके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये साल भर के करीब होने वाले हैं सर इस आंदोलन को। बातचीत का एक तरह से रास्ता दोनों तरफ से बंद है। आप क्या मानते हैं कि इसका फिर आप जो ये सड़क रुकी हुई है या ये जो जिस तरह की स्थिति है, ये बिल्कुल सही कब तक होने की उम्मीद की जा सकती है? तुरंत हो सकती है, अगर हमारे किसान भाई ये फैसला कर लें कि जो सड़कों पर ये जत्थेदार हैं, जो कभी किसी को जिंदा जला देते हैं, कभी हाथ काट देते हैं, कभी लाल किले पे झंडे का अपमान करते हैं, कभी बंधक बना लेते हैं, इन नेताओं को हटा दें और अपने नेता चुन के बात करें। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।